दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। क्या आपको लगता है कि अमेरिका हमेशा से भारत का दोस्त रहा है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके उस भरोसे को पहले 30 सेकंड में हिला देगा। जरा कल्पना कीजिए, भारतीय समुद्र की लहरों के बीच दुनिया का सबसे खतरनाक परमाणु युद्धपोत हमारी तरफ बढ़ रहा है और फैसला कुछ ही घंटों में होने वाला है। युद्ध या विनाश? सवाल ये नहीं है कि अमेरिका गुस्से में था, सवाल ये है कि उसे भारत से इतनी नफरत क्यों थी। आज हम जिस दोस्ती पर तालियां बजाते हैं, उसी रिश्ते की जड़ में डर, साजिश और सत्ता की भूख छुपी है। इस वीडियो में आप देखेंगे कैसे भारत अकेला खड़ा था, कैसे एक अदृश्य चाल ने पूरी दुनिया की राजनीति बदल दी और कैसे एक ऐसा दोस्त सामने आया जिसने तीसरे विश्व युद्ध को रोक दिया। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये चेतावनी है, गर्व है और एक वादा है जो सच अंत में खुलेगा। वो आपको भारत को पहले से कहीं ज्यादा अलग नजर से देखने पर मजबूर कर देगा। वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि अधूरी जानकारी सबसे खतरनाक हथियार होती है। आज भारत और अमेरिका की दोस्ती पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब अमेरिका ने भारत को तबाह करने के लिए अपने सबसे खतरनाक युद्धपोत भारतीय समुद्र में भेज दिए थे। जब अमेरिका की 7वीं नौसेना बेड़ा हमारे देश को धमकाने के लिए बंगाल की खाड़ी में घुस आई थी, उस वक्त ऐसा माहौल बन गया था कि अमेरिका भारत पर हमला करने वाला ही था। तब एक दोस्त देश ने भारत के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी और अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जी हां दोस्तों, ये सच है। आज भारत का दोस्त बना हुआ अमेरिका कभी भारत का सबसे बड़ा दुश्मन था। तो आखिर ऐसा क्यों था और किसने भारत को अमेरिका से बचाया? आज की इस वीडियो में मैं आपका दोस्त विशाल प्रजापति सब कुछ बताऊंगा। बस वीडियो में इसी तरह बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जरा जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, प्रजापति न्यूज की सबसे पहली वीडियो आपने कौन सी देखी थी? सोचिए सोचिए, दिमाग घुमाइए। हमें सच में जानना है कि वो कौन सा पल, कौन सा वीडियो था जिसने आपको आज तक हमारी वीडियो देखने पर मजबूर कर रखा है। और हाँ, साथ में ये भी लिखिए कि हमारी वीडियो में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आता है, स्टोरी टेलिंग, प्रेजेंटेशन या वो मसालेदार जानकारी जो आपको कहीं और नहीं मिलती। अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई देर मत कीजिए, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रजापति न्यूज की हर नई वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, आपका एक लाइक हमारा पूरा दिन बना देता है और हमें रोज मेहनत करके आपके लिए और भी धमाकेदार वीडियो बनाने की ताकत देता है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, साल 1971 भारतीय इतिहास का वो साल जिसने पूरी दुनिया की भू राजनीति को बदल कर रख दिया। इस साल एक ऐसी लड़ाई हुई जिसने नक्शे पर एक नया देश जन्म दिया और दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब वो कमजोर देश नहीं रहा जो अंग्रेजों की गुलामी से अभी अभी आजाद हुआ था। लेकिन ये युद्ध इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस युद्ध में एक तरफ भारत अकेला खड़ा था और दूसरा तरफ पाकिस्तान के साथ अमेरिका और चीन जैसी महाशक्तियां खड़ी थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने अमेरिका को भारत का दुश्मन बना दिया? इसको समझने के लिए हमें जाना होगा 1970 के दशक में, जब पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था। पाकिस्तान के दो हिस्से थे, एक था पश्चिमी पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है और दूसरा था पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। इन दोनों हिस्सों के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी थी और बीच में भारत का पूरा भूभाग था। लेकिन सिर्फ भौगोलिक दूरी नहीं थी, बल्कि सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक दूरी भी बहुत ज्यादा थी। दोस्तों, पश्चिमी पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली लोगों को हीन नजर से देखते थे। उनकी भाषा बंगाली को दबाया जाता था, उनके साथ भेदभाव होता था और सारी सत्ता पश्चिमी पाकिस्तान के हाथों में थी। हालांकि पूर्वी पाकिस्तान की आबादी ज्यादा थी और वहां से पाकिस्तान की ज्यादातर कमाई होती थी, लेकिन फिर भी उन्हें उनका हक नहीं मिलता था। 1970 में पाकिस्तान में चुनाव हुए और इस चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान की पार्टी अवामी लीग ने बहुत बहुमत हासिल कर लिया। इस पार्टी के नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने 313 में से 160 सीटें जीती थी
और उन्हें पूर्ण बहुमत मिल गया था। इसका मतलब ये था कि अब पूर्वी पाकिस्तान का नेता पूरे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने वाला था। लेकिन दोस्तों, पश्चिमी पाकिस्तान के सैन्य शासकों और नेताओं को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को शपथ दिलाने से इनकार कर दिया। फिर दोस्तों, 7 मार्च 1971 का दिन इतिहास में दर्ज हो गया, जब शेख मुजीबुर रहमान ने ढाका के रमना रेस कोर्स मैदान में लाखों लोगों के सामने एक ऐतिहासिक भाषण दिया। इस भाषण में उन्होंने साफ साफ कहा कि अब पूर्वी पाकिस्तान आजादी की लड़ाई लड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस बार की लड़ाई आजादी की लड़ाई है, इस बार की लड़ाई मुक्ति की लड़ाई है। ये भाषण इतना शक्तिशाली था कि पूरा पूर्वी पाकिस्तान एकजुट हो गया और आजादी की मांग करने लगा। पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार को लगा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूर्वी पाकिस्तान अलग हो जाएगा, इसलिए उन्होंने एक खूंखार योजना बनाई। 25 मार्च 1971 की रात को पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। ये इतिहास के सबसे बर्बर और क्रूर नरसंहारों में से एक था। पाकिस्तानी सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई। ढाका विश्वविद्यालय में घुसकर छात्रों और प्रोफेसर्स को मार दिया गया। अखबारों के दफ्तरों में आग लगा दी गई और पूरे पूर्वी पाकिस्तान में आतंक का माहौल बना दिया गया। शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करके पश्चिमी पाकिस्तान की जेल में डाल दिया गया और उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। दोस्तों, अगले 9 महीनों तक पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में जुल्म का ऐसा तांडव मचाया कि इंसानियत शर्मसार हो गई। लगभग 30 लाख लोगों को मार दिया गया। 2 लाख से 4 लाख महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया। हजारों गांवों को जला दिया गया और करोड़ों लोग अपनी जान बचाने के लिए भारत की सीमा पार करके शरणार्थी बन गए। पूर्वी पाकिस्तान के युवाओं ने मुक्ति वाहिनी नाम की एक गुरिल्ला सेना बनाई और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। लेकिन उनके पास हथियार कम थे और पाकिस्तानी सेना का दमन बढ़ता जा रहा था। भारत के सामने अब एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। 1 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी भारत में आ चुके थे और हर दिन हजारों लोग सीमा पार कर रहे थे। ये शरणार्थी पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और मेघालय से फैल गए थे। भारत की अर्थव्यवस्था पर इनका बोझ बढ़ता जा रहा था और सामाजिक समस्याएं भी बढ़ रही थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने फैसला किया कि भारत को इस मामले में हस्तक्षेप करना होगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध करता तो चीन और अमेरिका भारत के खिलाफ हो सकते थे। 1971 की शुरुआत में ही भारत ने अंदाजा लगा लिया था कि युद्ध होना तय है। इसलिए इंदिरा गांधी ने एक बहुत ही चतुर कूटनीतिक चाल चली। उन्होंने 9 अगस्त 1971 को सोवियत संघ के साथ भारत सोवियत मैत्री और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि में प्रावधान था कि अगर कोई तीसरा देश भारत पर हमला करता है तो सोवियत संघ भारत की मदद करेगा। ये भारत की विदेश नीति में एक बड़ा कदम था, क्योंकि भारत हमेशा से गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा रहा था। लेकिन अब हालात बदल चुके थे और भारत को एक मजबूत सहयोगी की जरूरत थी। इधर अमेरिका और पाकिस्तान के बीच पुराने रिश्ते थे। पाकिस्तानी सेंटो और सिएटो जैसे सैन्य गठबंधनों का हिस्सा था और अमेरिका पाकिस्तान को अपना सहयोगी मानता था। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर को भारत और खासतौर पर इंदिरा गांधी से नफरत थी। निक्सन ने इंदिरा गांधी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, जो बाद में व्हाइट हाउस की टेप्स में सामने आए। निक्सन को लगता था कि भारत सोवियत संघ का करीबी है और अमेरिका को पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। इसके अलावा अमेरिका उस समय चीन के साथ अपने संबंध सुधार रहा था और पाकिस्तान चीन तक पहुंचने का जरिया था। दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत के 11 हवाई अड्डों पर हमला कर दिया। इसके साथ ही भारत पाकिस्तान युद्ध आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। भारतीय सेना ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और पूर्वी पाकिस्तान में प्रवेश कर गई। भारतीय सेना के पास एक बड़ा फायदा था कि वो था INS विक्रांत, भारत का पहला विमान वाहक पोत जो बंगाल की खाड़ी में तैनात था। विक्रांत से उड़ने वाले लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तानी नौसेना और तटीय इलाकों पर हमले किए और पूर्वी पाकिस्तान को समुद्र से पूरी तरह अलग कर दिया। पाकिस्तान को अब एहसास हो गया था कि वो युद्ध हार रहा है, इसलिए उसने अपने सबसे बड़े सहयोगी अमेरिका से मदद मांगी।
अमेरिका ने तुरंत फैसला किया कि वो पाकिस्तान की मदद करेगा और भारत को सबक सिखाएगा। 10 दिसंबर को अमेरिका ने अपनी 7वीं नौसेना बेड़ा भारत की तरफ रवाना कर दिया। इस बेड़े में यूएसएस एंटरप्राइज नाम का परमाणु शक्ति से चलने वाला विमान वाहक पोत था, जो उस समय दुनिया का सबसे खतरनाक युद्धपोत माना जाता था। इसके साथ कई युद्धपोत पनडुब्बियां और लड़ाकू विमान थे। अमेरिका का मकसद साफ था, वो आईएनएस विक्रांत को तबाह करना चाहता था और भारत को धमकाना चाहता था कि वो युद्ध बंद कर दे। दोस्तों, जब ये खबर इंदिरा गांधी तक पहुंची तो पूरे देश में तनाव का माहौल हो गया। भारत अकेला था और दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति उसके खिलाफ अपने युद्धपोत लेकर आ रही थी। लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। उन्होंने तुरंत सोवियत संघ से संपर्क किया और मदद मांगी। सोवियत संघ ने भारत से की गई दोस्ती को निभाया और तुरंत अपना 40वां नौसेना स्क्वाड्रन भारतीय समुद्र में भेज दिया। इस स्क्वाड्रन में परमाणु पनडुब्बियां, युद्धपोत और मिसाइल क्रूजर शामिल थे। सोवियत बेड़े ने अमेरिकी बेड़े को रोक दिया और साफ संदेश दिया कि अगर अमेरिका ने भारत पर हमला किया तो सोवियत संघ जवाब देगा। दोस्तों, इसके साथ ही सोवियत संघ ने अपने यमन और वियतनाम में तैनात सैनिकों को अलर्ट पर रख दिया और चीन को भी चेतावनी दी, अगर उसने भारत के खिलाफ कोई कदम उठाया तो सोवियत संघ चुप नहीं रहेगा। अमेरिका को अब समझ में आ गया, अगर उसने भारत पर हमला किया तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। इसलिए निक्सन को अपना फैसला बदलना पड़ा और यूएसएस एंटरप्राइज को वापस बुला लिया गया। ये सोवियत संघ की सच्ची दोस्ती का सबूत था, जिसने भारत को बचा लिया। भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में तेजी से आगे बढ़ना जारी रखा। मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों ने भी भारतीय सेना का साथ दिया और हर शहर, हर गांव को आजाद कराया। 14 दिसंबर तक भारतीय सेना ढाका के बाहरी इलाकों तक पहुंच गई थी और पाकिस्तानी सेना पूरी तरह से घिर गई थी। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के पूर्वी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी ने ढाका के रेसकोर्स मैदान में भारतीय सेना के जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने एक साथ सरेंडर किया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। ये विश्व रिकॉर्ड बन गया। दोस्तों, भारत ने सिर्फ 13 दिनों में पाकिस्तान को करारी हार दी और दुनिया के नक्शे पर एक नया देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान की जेल से रिहा करवाया गया और उन्हें नए देश का पहला राष्ट्रपति बनाया गया। ये भारतीय सेना की सबसे बड़ी जीतों में से एक थी, लेकिन इस जीत की कीमत भारत को बहुत भारी चुकानी पड़ी। अमेरिका भारत को अपना दुश्मन मानने लगा और अगले कई दशकों तक भारत अमेरिका के रिश्ते खराब रहे। दोस्तों, अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत एक मजबूत देश बने। खासतौर पर विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भारत की इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रही थी और ये अमेरिका को पसंद नहीं था। जब भारत ने क्रायोजेनिक इंजन तकनीक मांगी तो अमेरिका ने साफ मना कर दिया। क्रायोजेनिक इंजन बड़े सैटेलाइट और भारी रॉकेट लॉन्च करने के लिए जरूरी होते हैं और अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत ये तकनीक हासिल करे। दोस्तों, जब रूस ने भारत को क्रायोजेनिक इंजन देने का फैसला किया तो अमेरिका ने रूस पर दबाव डाला और धमकी दी कि अगर रूस ने भारत को ये तकनीक दी तो अमेरिका रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा देगा। लेकिन रूस ने फिर से अपनी दोस्ती निभाई और भारत को सीमित तकनीक दी। हालांकि पूरी तकनीक नहीं दी गई, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने अपनी मेहनत से खुद क्रायोजेनिक इंजन विकसित कर लिया। नासा यानी अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी ने कई भारतीय वैज्ञानिकों को नौकरी के ऑफर दिए। नंबी नारायणन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और कई अन्य वैज्ञानिकों को नासा ने अच्छी सैलरी और सुविधाओं के साथ अमेरिका बुलाया। लेकिन इन सभी वैज्ञानिकों ने अपने देश को चुना और इसरो के साथ काम करना जारी रखा। खासतौर पर नंबी नारायणन के साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ। उन पर झूठा केस लगाया गया और उन्हें प्रताड़ित किया गया। हालांकि बाद में वो पूरी तरह बेकसूर साबित हुए। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं 1970 में जब भारत ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया था तो उसे साइकिल पर लाया गया था और सैटेलाइट को बैलगाड़ी पर रखकर लॉन्च साइट तक पहुंचाया गया था। पूरी दुनिया भारत पर हंस रही थी। अमेरिका को लग रहा था कि भारत कभी अंतरिक्ष में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन आज वही भारत एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बना चुका है। आज भारत का मंगलयान मिशन दुनिया का सबसे सस्ता और सफल मार्स मिशन बन चुका है।
आज भारत चंद्रयान मिशन से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन चुका है। दोस्तों, अमेरिका ने हर तरह से भारत को रोकने की कोशिश की। कभी देश के वैज्ञानिकों को जान से मारने की कोशिश की गई तो कभी उन्हें खरीदने की कोशिश की गई। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अमेरिका ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया ताकि भारत तकनीक में आगे न निकल पाए। लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने अपनी मेहनत, लगन और देशभक्ति से हर मुश्किल को पार किया। आज भारत और अमेरिका के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। दोनों देश कई क्षेत्रों में साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता। 1971 के युद्ध ने भारत को सिखाया कि आत्मनिर्भरता ही असली ताकत है। बाकी दोस्तों, अब बारी आपकी है। इस पूरे इतिहास को सुनने के बाद आपका क्या सोचते हैं? क्या भारत को 1971 से ही समझ आ गया था कि असली ताकत आत्मनिर्भरता है? क्या अमेरिका की नीतियां वाकई दोस्ती से ज्यादा अपने फायदे पर टिकी थी? अपनी राय नीचे कमेंट में लिखना जरूर, क्योंकि आपकी एक सोच इस चैनल की अगली वीडियो की दिशा तय कर सकती है। अगर आपको ऐसी सच्ची बिना मिलावट वाले इतिहास और राजनीति की कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी इतिहास के पन्नों से कोई छुपा हुआ सच निकले तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।